नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्पीड में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज का टॉपिक है मुद्रा प्रणाली और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कला एवं संस्कृति। उसके बाद डिस्कस करेंगे गांधी युग, जो आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम में बहुत ही इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है इससे फंसते हैं। और ख़ासकर यह स्पीडी है और स्पीडी रेलवे के लिए ही बनाई गई है, स्पेशल रेलवे के लिए। चलिए शुरू करते हैं। मुद्रा प्रणाली से शुरू करते हैं सबसे पहले। तो भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है? रुपया है। भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है? रुपया है। आरबीआई के मौद्रिक नीति का नाम नीतिगत दस्तावेज है। आरबीआई के मौद्रिक नीति का नीतिगत दस्तावेज कहते हैं। रुपया का सिक्का पहली बार शेरशाह सूरी ने लगभग 1542 ईस्वी में जारी किया था। जो रुपया है सबसे पहले किसने जारी किया था? शेरशाह सूरी 1542 में जारी किया था। अगला है भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन 1806 में तथा कागजी मुद्रा करेंसी का प्रचलन 1862 में शुरू हुआ था। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ हुई। आगे है मुद्रा का अवमूल्यन अब तक 4 बार हो चुका है। मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हो चुका है। 1949, 1966 तथा 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन जो है अब तक 3 बार हो चुका है। 1949, 1966, 1991। अगला है भारत में सिक्कों की टकसाल मुंबई में 1830 में स्थापित किया गया था और हैदराबाद में 1930 में और कोलकाता में 1950 में और नोएडा में 1998 में। यानी कि भारतीय सिक्कों की जो टकसाल है सबसे पहले मुंबई में, उसके बाद हैदराबाद, उसके बाद कोलकाता, उसके बाद नोएडा। 10, 50, 100 और 500, 1000 के मूल्य की नोट जो है करेंसी नोट कहाँ छपते हैं? नासिक, महाराष्ट्र में छपते हैं। देवास मध्य प्रदेश स्थित बैंक नोट प्रेस 20, 50, 100, 500 मूल्य वर्ग के नोट छापती है। यानी जो देवास मध्य प्रदेश में है यह 20, 50, 100 और 500 के मूल्य के नोट छापती है। बाकी 2000, 500, 10, 50, 100 ये सब नासिक में छपते हैं। अगला है बैंक और करेंसी नोट कागज़ तथा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई कहाँ होती है? यह होती है होशंगाबाद में। होशंगाबाद कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। 1 रुपये के नोट और उससे कम राशि के करेंसी सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होते हैं, जबकि 1 रुपये से अधिक राशि के नोट और सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। अगला है 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव और 1 रुपये से अधिक के नोटों पर भारतीय रिजर्व, यानी कि जो 1 रुपये का नोट है उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, और जबकि उससे अधिक मूल्य वाले नोटों पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। वर्तमान में नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली लागू है, जिसे अक्टूबर 1956 में अपनाया गया था। ग्रेशम का नियम मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। ग्रेशम का नियम मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं? तो प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड को कहते हैं। जो हमारा क्रेडिट कार्ड होता है उसे हम प्लास्टिक मनी कहते हैं। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं की कीमत बढ़ती है। मुद्रास्फीति मतलब कि वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है और मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, उसे क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। अगला है भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI द्वारा की जाती है, जिसका वर्तमान आधार 2011-12 है। मुद्रास्फीति में ऋणी यानी कि लेनदार को लाभ होता है, जबकि जो कर्ज देता है उसे घाटा होता है। सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 में से 11 देशों ने यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर होता है। यानी कि अगर देखा जाए भारत की जो विदेशी मुद्रा है वह सर्वाधिक पेट्रोलियम आयात पर ही खर्च होता है। अगला है
भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा रत्न एवं आभूषण से प्राप्त होता है, यानी कि कुल मिलाकर जो हमारी विदेशी मुद्रा है वह अधिकतर रत्न एवं आभूषण से ही प्राप्त होते हैं। विश्व में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कोष चीन के पास है। सबसे अधिक मुद्रा कोष किसके पास है? चीन के पास है। सबसे अधिक महंगी मुद्रा क्या है? सबसे अधिक मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। भारत ने वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की सदस्यता ली थी। IMF की सदस्यता कब ली थी? 1947 में। IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। यह हाँ, अगला सवाल है 15 जुलाई 2010 को भारतीय मुद्रा को 15 जुलाई 2010 को भारतीय मुद्रा को चिन्ह R डिजाइन D उदय कुमार ने, यानी कि जो रुपए का सिंबल है वह डिजाइन किया गया था। 15 जुलाई यह NTPC एग्जाम में पूछ लिया गया है। 15 जुलाई 2010 को भारतीय मुद्रा को नया चिन्ह जो है R डिजाइन किया था। किसने डिजाइन किया था? यह D उदय कुमार ने डिजाइन किया था। अब बात करते हैं कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति। भारतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जिसे कर्नाटक संगीत के माध्यम से एक व्यक्ति प्रस्तुत करता है, यानी कि भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? यह तमिलनाडु का है। भारतनाट्यम के 3 प्रमुख घराना हैं। कौन कौन से हैं? तंजौर, कांचीपुरम और पांडनलूर। अगला है ई कृष्ण अय्यर तथा यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं। कथकली कहाँ का है? कथ से कली, केरल। कथकली कहाँ का है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली की गीतों की भाषा क्या है? मलयालम, यानी कि कथकली जो नृत्य किया जाता है उसकी भाषा क्या होती है? वह मलयालम है। 1968 में हिंदी गीतों पर पहली बार कथकली प्रस्तुत की गई थी। 1968 में हिंदी गीतों पर पहली बार कथकली प्रस्तुत की गई थी। कथकली मंच पर काले वस्त्रों का प्रयोग होता है, यानी कि जो कथकली मंच होता है वहाँ पर काले वस्त्रों का प्रयोग होता है। कथक उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। एक तरीके से यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। जो कथक है यह उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। अगला है कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला है वल्लतोल नारायण मेनन और आनंद शिव रामन माधवन कृष्णकुट्टी कथकली के प्रमुख कलाकार हैं। अगला है उड़ीसी जो है कहाँ का है? उड़ीसी जो है उड़ीसा में प्रचलित एक नृत्य कला है, जो यह एक प्राचीन शैली है। उड़ीसी नृत्य पूर्णतः आराधना का नृत्य है, यानी कि जिसमें हम आराधना करते हैं। सोनल मानसिंह केलुचरण महापात्र तथा कालीचरण पटनायक उड़ीसी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। सोनल मानसिंह केलुचरण महापात्र तथा कालीचरण पटनायक कहाँ के हैं? उड़ीसा नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। और नवीन पटनायक उड़ीसा के क्या हैं? चीफ मिनिस्टर हैं। अगला सवाल है भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस। भारतीय शास्त्र में कुल कितने रस हैं? कुल 9 रस होते हैं। मोहिनीअट्टम का नृत्य संबंध कहाँ से है? यह केरल से है। मोहिनीअट्टम का संबंध यह कहाँ से है? यह केरल से है। यक्षगान कहाँ का? यह कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। यक्षगान कहाँ का? यह कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है। जात्रा यह पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। जात्रा यह कहाँ का लोक नृत्य है? यह पश्चिम बंगाल। जात्रा पश्चिम बंगाल। हरिप्रसाद चौरसिया यह एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? इनका संबंध संतूर से, यह संतूर बजाते हैं।
अजंता तथा एलोरा की गुफा कहाँ पर है? अजंता तथा एलोरा की गुफा कहाँ पर है? यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। यह पूछा गया सवाल है, एनटीपीसी एग्जाम में इस बार पूछा गया है। अजंता एवं एलोरा की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। नागर शैली क्या है? नागर शैली एक स्थापत्य शैली का प्रसार है जो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक फैला है। जो हिमालय से लेकर कहाँ तक फैला है? विंध्य पर्वतमाला तक फैला है। आगे देखते हैं, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ पर है? मुक्तेश्वर मंदिर यह उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। खजुराहो का मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश। यह सब का है, यानी कि मुक्तेश्वर, लिंगराज मंदिर और खजुराहो मंदिर यह नागर शैली के उदाहरण हैं। यह नागर शैली के उदाहरण हैं, यानी कि एक तरीके से यह कहा जाए जो उत्तर भारत के लगभग जितने भी मंदिर हैं वह क्या है? वह जो है लगभग नागर शैली के उदाहरण हैं। और जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं उसमें क्या पाया जाता है? उसमें पाया जाता है लगभग द्राविड़ शैली के उदाहरण मिलते हैं। नागर वास्तुकला शैली सही रूप से गुप्त काल में प्रकट हुई थी, यानी जो नागर वास्तुकला थी यह मुख्य रूप से कब प्रकट हुई थी? यह गुप्त काल में प्रकट हुई थी। अगला है कांचीपुरम तथा एलोरा। कांचीपुरम तथा एलोरा का कैलाश मंदिर और तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली के उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी कि देखिए यहाँ दे दिया, कांचीपुरम तथा एलोरा का कैलाश मंदिर, तंजावुर, ये सब दक्षिण भारत के मंदिर हैं और यह द्रविड़ शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप वेसर शैली कहते हैं। यानी कि यदि हम नागर शैली और द्रविड़ शैली मिला दें तो इसके योग से वेसर शैली का विकास होता है। किस शैली का विकास होता है? वेसर शैली का विकास होता है। अगला है कुक्कानूर का कालेश्वर मंदिर और कुक्कुड़ी का जैन मंदिर वेसर शैली के उदाहरण है। यानी कि जो कुक्कानूर का कालेश्वर मंदिर है और लकुड़ी का जैन मंदिर है, यह किसके उदाहरण है? यह वेसर शैली के उदाहरण हैं। अगला है सल्तनत कालीन वास्तुकला भव्य नमूना दिल्ली स्थित कुतुब मीनार है। यानी कि जो सल्तनत कालीन का वास्तुकला भव्य नमूना है वह दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का है। कला एवं गंधार शैली का विकास कुषाण के काल में हुआ था। कला और गंधार शैली का विकास कुषाण के समय में हुआ था। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान लीजिए इसको, गांधी युग से हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर बन रहा है, तो इसे आप केयरफुली पढ़िए, देखिए। जहाँ भी से गांधी से संबंधित कोई भी कंटेंट मिले आप उसे पढ़ना ज़रूर चाहिए। उसे आप पढ़ोगे तो एक न एक क्वेश्चन ज़रूर आप फंसा लोगे। चलिए देखते हैं। तो महात्मा गांधी क्या है? महात्मा गांधी का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। यानी कभी कभी इनका नाम MK गांधी कहीं कहीं लिखा हुआ आता है। तो महात्मा गांधी का मोहनदास करमचंद गांधी था और ये जो है इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के प्रांत पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था? 1869 में। ठीक। इनकी माता का नाम पुतलीबाई तथा पिता का नाम करमचंद गांधी था और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनके जन्म तिथि 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस तथा पुण्यतिथि 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे 1893 में एक मुकदमे के पैरवी के लिए जो है कहाँ पर गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। और वहाँ से कब वापसी किए थे? वहाँ से 1915 में वापस आए थे। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। तो इन्हीं के वापस लौटने पर हम प्रवासी दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी, हर साल 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आए थे। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। यानी कि यदि पूछा जाए तो गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह
कहाँ पर था, तो वह सत्याग्रह हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। कब हुआ था, 1906 में। और वही अगर पूछा जाए कि भारत का गांधी जी का भारत में सबसे पहला सत्याग्रह क्या था, तो सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण था, नील विद्रोह। तो अगला है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया था। ये देखिए दिया है, बिहार के चंपारण में किया था। सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था और सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। महात्मा की उपाधि किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर, और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड तथा रॉलेट एक्ट के विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। वही चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 से दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। यानी कि वही देखा जाए 1920 में असहयोग का आंदोलन प्रारंभ हुआ और चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को होता है। इससे गांधी जी व्यथित होकर 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त कर देते हैं। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। और अगला है, गांधी जी 1919 में यंग इंडिया व नवजीवन तथा 1933 में हरिजन का प्रकाशन किया था। यानी कि गांधी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक यंग इंडिया 1919 में और नवजीवन, 2 पुस्तक 1919 में लिखे थे और 1933 में हरिजन का प्रकाशन किया था। अगला है, 1924 में एकमात्र, गांधी जी की बात किया जाए 1924 में एकमात्र बेलगांव अधिवेशन में बेलगांव अधिवेशन कहाँ था, कर्नाटक में वे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद कभी वे कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा आरंभ किया। कब किया था दांडी यात्रा, 12 मार्च 1930 दांडी यात्रा आरंभ किया। यह 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर की यात्रा करके दांडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था तथा सविनय आंदोलन की शुरुआत की थी वहीं से। तो दांडी यात्रा यदि पूछा जाता है तो कब शुरू हुआ था, 1930 में। अगला है 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया था। यानी कि सविनय अवज्ञा जो है 1930 में शुरू किया था और 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति कर दी थी। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, कई बार पूछा गया सवाल है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था और 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। यानी कि जो क्रिप्स प्रस्ताव आया था 1942 में, तो गांधी जी ने क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। कब दिया था, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना के समय किया था। अगला, गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ पर है, कई बार पूछा गया सवाल है। तो गांधी जी का जो है समाधि स्थल कहाँ पर है, राजघाट है। कहाँ पर है, राजघाट है। और विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहकर पुकारा था जब यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।